अगर किसी फीमेल को बार बार मिसकैरेज होता है तो उसका दोष उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ फीमेल्स की वजह से ही मिसकैरेज होता है? स्टीरियोटाइप सोसाइटी में परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की हो जाती है। शादी के बाद उससे उम्मीद की जाती है कि वो वंश बढ़ाए, लेकिन कई औरतें ऐसा नहीं कर पाती और उन्हें ताने मिलने लगते हैं। बताया जाता है कि गलती उनकी है, कमी है उनमें, लेकिन उनके मेल पार्टनर से मोस्टली कोई ऐसा नहीं कहता। लेकिन क्या आपको पता है कि मिसकैरेज के पीछे 40-50% केसेस में मेल स्पर्म का हाथ होता है? जेनेटिक म्यूटेशंस, स्पर्म क्वालिटी, डीएनए डैमेज के अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लंदन के इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च से शुरुआत करते हैं। रिसर्च कहता है कि मल्टीपल मिसकैरेजेस मेल स्पर्म की क्वालिटी की वजह से हो सकता है। यहाँ 50 मेल्स की स्पर्म क्वालिटी की जांच की गई, जिनके पार्टनर्स 3 या उससे ज्यादा मिसकैरेजेस से गुजर चुके हैं। इसमें देखा गया कि जिन मेल्स के पार्टनर्स को मिसकैरेजेस नहीं हुए, उनकी तुलना में जिन मेल्स के पार्टनर्स को मिसकैरेजेस हुए हैं, उनके स्पर्म में डीएनए डैमेज का लेवल काफी हाई था। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मेल फैक्टर इन इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी में मोर देन 50% रोल मेल फैक्टर का भी होता है। क्या स्पर्म की क्वालिटी अगर खराब होती है तो ये प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है? सो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि अगर 3 से ज़्यादा बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आके जा रही है, सो हमेशा मेल फैक्टर को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। ये प्रॉपर एक गाइडलाइन है। मेल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक गुड क्वालिटी एग और एक गुड क्वालिटी स्पर्म दोनों की ज़रूरत है। अगर स्पर्म सही क्वालिटी का नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आके चली जाएगी, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल मिसकैरेजेस हो जाते हैं, आगे जाके भी दिक्कत आती है। बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स के कारण हो सकती है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। भारत में बांझपन एक बर्डन है और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 22 से 33 मिलियन कपल्स इनफर्टाइल है। इसीलिए अब जरूरी है कि सिर्फ फीमेल फैक्टर नहीं बल्कि मेल स्पर्म हेल्थ पर भी फोकस किया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप स्पर्म फैक्टर को समझें। स्पर्म ना ही हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बल्कि प्लेसेंटेशन में भी अफेक्ट करता है। कोई रीजंस जो कि डीएनए को डैमेज करते हैं वो स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड डीएनए फ्रैगमेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डीएनए डैमेज of sperm is oxidative stress. So anything that is causing oxidative stress वो reactive oxygen species create करते हैं and that causes the damage of DNA. इसकी वजह से जो मेल फैक्टर है वो सीवियरली अफेक्ट होता है और आगे जाके प्रेगनेंसी लॉसेस, मेल इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या क्या ये फैक्टर्स हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है दैट इज डायबिटीज़। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है बहुत सालों का तो स्पर्म क्वालिटी सिवियरली अफेक्टेड होगी। अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है कई सालों की, भले आपने अभी बंद कर दिया बट प्रीवियसली बहुत साल की है, स्पर्म क्वालिटी विल बी अफेक्टेड। आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, इफ़ यू आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, दैट्स द रीज़न आजकल इनफर्टिलिटी इतना हाई इंसिडेंस हो गया है। पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट, स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर्स में दे आर वर्किंग, उनका लाइफस्टाइल बहुत हैम्पर्ड है, फूड हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस आर वेरी बैड, स्लीप इश्यूज हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज जो अगर हम लोग प्रिवेंट कर सकें, या ये मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं जिसको अगर मॉडिफाई किया जा सके तो ये चीज़ और कंट्रोल हो सकती है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर इज ओबेसिटी। अगर अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी है मोर देन 70%, देयर वाज अ स्टडी जिसमें देखा गया 70% से ज़्यादा लोग ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी बिग रीजन फॉर डीएनए फ्रैगमेंटेशन इन स्पर्म। स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है और एजैक्यूलेशन के टाइम पर रिलीज होता है। हर एक ह्यूमन स्पर्म में एक हेड,
मिड पीस और एक टेल होता है। हेड में जेनेटिक मटेरियल जैसे पिता का डीएनए होता है, वही टेल स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करने में हेल्प करता है। स्पर्म फीटस यानी भ्रूण के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। रिसर्च बताता है कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में स्पर्म एक बड़ा रोल प्ले करता है। प्लेसेंटा भ्रूण को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए हेल्दी स्पर्म का होना भी उतना ही जरूरी होता है। सो नॉर्मल सीमन एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है उसमें WHO की गाइडलाइंस जो 2021 की हैं उसको फॉलो किया जाता है। ये गाइडलाइंस रिवाइज होती रहती हैं। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग volume of 1.4 to 5.5 ml, the sperm count of more than 16 million per ml, total sperm concentration of 39 million per ejaculate, जिसमें जो मोटिलिटी है वो मोर देन 42% में दिखनी चाहिए, जिसमें से प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम से कम 30% से ज़्यादा में होनी चाहिए। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी, मतलब कि नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स मोर देन 4% होने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें टैली करती हैं तो उसको एक नॉर्मल रिपोर्ट बोला जाता है, नहीं तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एनालिसिस। एक रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल आए तो उसको नहीं कंफर्म किया जाता। वी ऑलवेज गिव अ गैप ऑफ सम टाइम एंड रिपीट द रिपोर्ट। तो एक बार और दोबारा रिपोर्ट कराया जाता है, चाहे तो सेम लैब से या किसी और लैब से, टू डायग्नोस या टू कंफर्म कि यस ये सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और उस तरीके से उस चीज़ को लेबल किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट है, बहुत सारी सिचुएशंस में इसका ट्रीटमेंट है। कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे क्योंकि 63 डेज में जो स्पर्म है वो रिपीटेड साइकिल होती है, दोबारा से फ्रेश निकला जाता है। तो अगर ट्रीटमेंट 3 महीने का दिया जाता है, इट हाईली अफेक्ट्स द मॉडर्न टाइम में मेल इनफर्टिलिटी और पुअर स्पर्म हेल्थ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति ने जो कारण बताया उसके अलावा भी कई सारी वजह हो सकती है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का खराब स्पर्म क्वालिटी से सीधा लिंक पाया जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग यूज और खराब डाइट भी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी पर बुरा असर कर सकता है। इंडिया में ओबेसिटी यानी मोटापा महामारी बनती जा रही है। एक रिपोर्ट बताता है कि 70% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ओवरवेट या मोटापे से जूझ रहा है, और मोटापा खराब स्पर्म के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। हीट एक्सपोजर जैसे लैपटॉप्स को लैब्स पर रखकर काम करना, बहुत ज्यादा हॉट बाथ लेना, लंबे समय तक बैठे रहना, ये सब स्पर्म प्रोडक्शन पर असर करता है, क्योंकि टेस्टिस को हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए पूरी बॉडी के मुकाबले कम टेम्परेचर में रहना होता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मेल इनफर्टिलिटी और स्पर्म पर नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। इन हैबिट्स को आप सुधार सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपको प्रॉब्लम की जड़ पता होगी। इन गलतियों को सुधार कर आप इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। इसलिए फैमिली प्लानिंग के टाइम सिर्फ फीमेल को नहीं बल्कि मेल पार्टनर को भी एक रूटीन चेकअप और एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ती है।